से आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम तक जो पिछले वाली चीज़ें रहती हैं करंट अफेयर की वो भूल जाती हैं। तो ये कुछ जो क्वेश्चन है मैंने मैगजीन्स वगैरह से लिए हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण या फिर घटना चक्र, तो कई जगह से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो पहला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि जर्मनी की एक संस्था है, जर्मनी। टोटल देश इसमें कितने हैं जिसकी रैंकिंग हुई है? 180 देश। भारत की रैंक कितनी है? 85। 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 85। अंक कितने मिले हैं? तो टोटल जो अंक मिले हैं यूपी पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो 40 अंक के साथ 85वां स्थान है। तो अंक 40, जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएंगे, 0 वाला सबसे वर्स्ट होगा और जिसके अंक ज़्यादा होंगे वो अच्छा होता चला जाएगा। पिछले साल रैंक कितनी थी? 86, तो 1 अंक का सुधार हुआ है। 1 नंबर हमारा रैंक जो है अच्छी हुई है, लेकिन अंक उतना ही है, तो कुछ खास बदलाव नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे एक अगर पूछा जाए कि स्थान में रैंकिंग में कितना परिवर्तन आया था, तो सिर्फ 1 का। तो स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 0 वाला वर्स्ट और 100 वाला बेस्ट, 0 से 100 के बीच में स्कोर यहाँ पे दिया जाता है। टोटल देश 180 है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहला नंबर किसका है? तो 3 देश हैं पहले स्थान पर, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड 2-3 बार रिवाइज करिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात की जा रही है, तो इनका स्कोर कितना है? 88। स्कोर इन लोगों का याद नहीं रखना है, बस अपना स्कोर याद रखना है। फिर चौथे नंबर पर कौन सा देश आता है? तो ये सभी 3 तक हो गए, 1, 2, 3, लेकिन स्कोर सबके बराबर है इसलिए पहले स्थान पे रखा गया है। फिर आता है नॉर्वे का नंबर, इसके आगे हमें याद नहीं रखना। लास्ट कौन सा देश है? तो लास्ट है दक्षिणी सूडान। हर बार सोमालिया जो है ये लास्ट रहता था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे इसका स्थान दूसरा आ गया है, नीचे से सेकंड। तो सबसे लास्ट में है दक्षिणी सूडान 180 नंबर पे। फिर बात करेंगे कुछ पड़ोसी देशों के बारे में, या फिर ब्रिक्स कंट्री से हमें कंपेयर करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रिक्स देशों में भारत से अच्छे कौन कौन से हैं जिनका स्कोर अच्छा है, जिनकी रैंक अच्छी है? तो साउथ अफ्रीका, ये ऐसे जो लिखा है ये साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। फिर आता है चीन का नंबर, यहाँ पे केवल ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात की जा रही है। साउथ अफ्रीका और चीन जो है हमसे अच्छी उसकी रैंक है। फिर भारत का जो रैंक है, इन लोगों की रैंक याद नहीं रखनी है, बस अच्छी किसकी, खराब किसकी, हमसे यही चीज़ याद रखना है, क्योंकि बाद में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी। तो ब्राज़ील और रसिया जो है इसकी रैंक भारत से खराब है। पड़ोसी देशों में बात करेंगे तो केवल भूटान और चाइना ऐसे हैं जिसकी रैंक हमसे अच्छी है, बाकी सभी कंट्रीज़ की हमसे रैंक खराब है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो रैंक है वो है 175। पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जो रैंक है इसकी खराब अफगानिस्तान की। तो ये तो हो गई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर एक लोग हैं टोनी ब्लेयर, ये कौन है? इन्हें अभी नाइटहुड की उपाधि, जिसमें सर की उपाधि दी जाती है, जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं वो सर की उपाधि देती है, नाइटहुड उपाधि जिसे कहते हैं। ये किसे मिली है? तो ये ब्रिटेन के पूर्व पीएम है, इन्हें मिली है। तो पूछा जा सकता है टोनी ब्लेयर जो है ये कहाँ से, किस देश से संबंधित है, न्यूज़ में रहे थे इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे। फिर बात करेंगे ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, चेयरमैन। इनका नाम क्या है? अलका मित्तल। 6 महीने के लिए सिर्फ बनी है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि कब महिला कोई बनती है नई किसी चीज़ की पहली बार तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अलका मित्तल ओएनजीसी की चेयरमैन बनी है। फिर यहाँ पे बात करेंगे AIIB की, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में, बीजिंग, चाइना। यहाँ पे बी से इसका लास्ट में बी है तो इसलिए बीजिंग याद रखेंगे। एक संघाई में एक चीज़ का मुख्यालय है, कौन सा है? संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। तो AIIB का मुख्यालय बीजिंग में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जो कि ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है उसको, उसका मुख्यालय संघाई में। इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं AIIB के? उर्जित पटेल। कब बना था AIIB? AIIB 2016 में, 2016 में बना था। फिर आगे बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी, एक व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है और इसमें 51 लाख रुपए संस्थागत श्रेणी में दिए जाते हैं। फिर बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को मिला है। ये सिक्किम आपदा प्रबंधन के जो चेयरपर्सन है, एक मेंबर है ये विनोद शर्मा। पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित है, बस इतना याद रखिए, सिक्किम से संबंधित है। इसमें कितने रुपए मिले हैं? 5 लाख। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख और जो संस्थागत वाली श्रेणी होती है उसमें 51 लाख। गुजरात को मिला है संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत में विनोद शर्मा को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार काफ़ी रिपीट करते हैं ये, कभी किसी एक एग्जाम में नहीं, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 79वां ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे दिया गया? द पावर ऑफ डॉग को। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ कौन रहे? बिल स्मिथ। अभिनेत्री निकोल किडमैन।
अभिनेत्री निकोल किडमैन, निर्देशक जेन कोपियन निर्देशक रहे थे। तो ये इतना ही चीज़ आपको याद रखना है गोल्डन ग्लोब में, बाकी और चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ये मेन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, मैचिंग में आ जाती हैं या स्टेटमेंट वाइज आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो फिल्म वाला फिर से देख लीजिए, द पावर ऑफ डॉग, अभिनेता विल स्मिथ, अभिनेत्री निकोल, विल और निकोल ऐसे याद रखिए, निर्देशक जेन, एक एक शब्द लेके याद रखिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे कहा गया है? तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ये याद रखना है, जल पुरस्कार में पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु। पूछा जा सकता है इनमें से फर्स्ट 3 पे, शीर्ष 3 पे कौन सा राज्य नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्कूल में कौन सा है स्कूल? तो राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय तमिलनाडु का एक स्कूल है, राजकीय कन्या याद रखिए तमिलनाडु का विद्यालय। संस्था की बात करें जल पुरस्कारों में तो माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उसको दिया गया है संस्था की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। फिर आईसीसी का जो 2021 वाला पुरस्कार है उसमें किसको क्या मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं गैरी सोबर्स ट्रॉफी, जो विराट कोहली को अक्सर हर बार मिल जाती थी, इस बार किसे मिली है? पाकिस्तान के क्रिकेटर को जिनका नाम है शाहीन अफरीदी। इस बार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया है? शाहीन अफरीदी को, पाकिस्तान के हैं। लगभग सभी चीज़ें पाकिस्तान के क्रिकेटर को मिली हैं इस बार। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम को मिला है, वनडे में बाबर आजम, टेस्ट में जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, तो यही वाला जो रूट इंग्लैंड के हैं यही वाला अलग है, टेस्ट में नहीं मिला है। T20 में मोहम्मद रिजवान को, ये भी पाकिस्तान के हैं। महिला क्रिकेटर में इन्होंने हमारा नाम रोशन कर दिया है, स्मृति मंधाना, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इस ट्रॉफी को क्या कहते हैं? रासेल हेहोई ट्रॉफी। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो पुरुषों वाला था उसे गैरी सोबर्स कहते हैं, महिलाओं वाले को क्या कहते हैं? रासेल हेहोई। ये किसे मिला है? स्मृति मंधाना को। ओडीआई जो वनडे मैच होते हैं उसमें लिजेल ली को मिला है, ओडीआई में लिजेल ली को। फिर यहाँ पे बात करेंगे इमर्जिंग प्लेयर कौन रही महिलाओं में, जो नई प्लेयर आती हैं अच्छा काम करती हैं उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है। ये फातिमा सना, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये नाम, फातिमा सना कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान। पूछा जा सकता है फातिमा सना किस देश से संबंधित है। ESPN का अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे कहा गया है? नीरज चोपड़ा को। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे मुझे एकदम अच्छा लगता है, वीडियो अपलोड करने का मन करता है और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो नीरज चोपड़ा को पहला जो है पुरुषों का अवार्ड मिला है। महिलाओं में बात की जाए तो मीराबाई चानू को मिला है, इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। तो ये सब आपको पता ही होगा, पहले ही पढ़ लिया होगा। पैरा एथलीट की बात करें तो पैरा एथलीट में ESPN की तरफ से अवनी लेखरा को पुरस्कार दिया गया है। ये शूटिंग से संबंधित है, पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है? शूटिंग से। पैरा एथलीट है ये। हाथेई मिर्च या फिर सिरार खोंग जिसका नाम है, हाथेई मिर्च भी लिखा दिख सकता है, उसी का नाम सिरार खोंग है ये प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट है तामेंगलोंग संतरा या फिर तामेंगलोंग ऑरेंज कहते हैं, इसे GI टैग मिला है कहाँ से? मणिपुर से। मणिपुर में अभी इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई यहाँ पे। और मणिपुर में कौन CM बनेगा? वीरेंद्र सिंह। कौन है वहाँ पे CM? वीरेंद्र सिंह। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? ला गणेशन। तो ये चीज़ें हमें जो रिसेंट में होती हैं वो याद रहनी चाहिए, ला गणेशन। और ये मुख्यमंत्री हो गए। इसका पूरा PDF आपको जो टेस्ट सीरीज़ वाला जो लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आपको संपर्क करना है तो उस नंबर पे कर सकते हैं। फिर आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021 आई है, तो जब तक दूसरी नहीं आती तब तक यही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम तक के लिए लगभग यही इंपॉर्टेंट है। पर्यटक कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं भारत में? तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पे आते हैं अमेरिका से। अगर बात करें सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं भारत के किस राज्य में आते हैं, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश का नंबर। तो ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है पर्यटन में? उत्तर प्रदेश का तीसरा नंबर। फिर दिल्ली में आते हैं, फिर वेस्ट बंगाल में। लगभग 3 तो याद होनी चाहिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? जो हमारे देश के ही हैं और अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है दूसरा। घरेलू पर्यटन में सेकंड नंबर पे है, और पूरा ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का नंबर है तीसरा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। तीसरे तक याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे, पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा आया है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है 2021 में, लास्ट में नवंबर में, और यही अभी तक इम्पॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से आयाम पूछे जा सकते हैं? UPPCS में से पूछा जाता है, इसमें से कौन सा आयाम बहुआयामी गरीबी के लिए सूचकांक में ये चीज़ इसमें काउंट नहीं होगा? तो इसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इसके अलावा कुछ भी आए ऑप्शन में तो वो गलत होगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। शीर्ष 5 गरीब राज्य कौन से हैं? तो गरीबों में मतलब गरीब राज्यों में पहले नंबर पे आता है बिहार, उसके बाद झारखंड, यूपी का नंबर 3rd है, याद रखिएगा, यूपी का याद रखिएगा 3rd नंबर। उसके बाद मध्य प्रदेश, ये एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद मेघालय। शीर्ष 5 सबसे कम गरीब राज्यों में केरल नंबर 1 पे है, सबसे कम गरीबों में। और केरल का ही एक जिला है कोट्टायम, कोट्टायम, यहाँ पे बिल्कुल 0 गरीबी, कोट्टायम। उसके बाद आता है गोवा, केरल के बाद गोवा, उसके बाद सिक्किम, तमिलनाडु, फिर पंजाब। फिर आता है एक दूसरा क्वेश्चन है वीर बाल दिवस। ये वीर बाल दिवस अब मनाया जाएगा किस दिन? तो ये 26 दिसंबर के दिन मनाया जाएगा। इसको प्रकाश पर्व के रूप में भी जानते हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़कों को, जोरावर सिंह और दूसरे का नाम क्या था, उन्हें चुनवा दिया गया था दीवार पे। तो ये है 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 2022 से। आगे चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश ने एक तितली जिसका नाम है कैसरे हिंद, इसको राज्य तितली घोषित किया है, वहाँ पाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे पाई गई है ये तितली? कैसरे हिंद, अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलेंगे, दिमासा एक नेशनल लिबरेशन आर्मी है, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। असम की ये आर्मी है, असम का एक ग्रुप है, वैसे रेबेलियन ग्रुप है, इसने भारतीय आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो कहाँ की ये पूछा जा सकता है? असम से संबंधित। फिर है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये इसका आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ? भारत में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन भारत में हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में ये कौन करता है? जारी करता है जर्मन वॉच। उसके बाद इसमें शीर्ष नंबर किसका रहा है? तो पहला 3 पोजीशन 1, 2, 3 खाली रही, क्योंकि इस लायक किसी देश को नहीं समझा गया। चौथे नंबर पर यानी सबसे पहले कौन है? डेनमार्क। 5वें नंबर पर स्वीडन, 6वें नंबर पर नॉर्वे। 3 तो आपको याद होने चाहिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। भारत का नंबर कौन सा है? भारत का है 10th नंबर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का नंबर है 10वां। और इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें 60 देश थे और यूरोपियन यूनियन के जो देश थे वो अलग। आगे चलेंगे, टाइम फॉर इंडिया, ये एक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत स्वीडन ने की है। एक द्विपक्षीय जो समझौता होता है, व्यापार समझौता, उसके लिए इसकी शुरुआत की है स्वीडन ने। टाइम फॉर इंडिया इस प्रोग्राम का नाम है। भारत जो है UNHRC का सदस्य हो गया है, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उसका सदस्य हो गया है। कौन सा नंबर है इसका बनने का सदस्य? 6वां नंबर। 2022 से 2024 तक के लिए बना है। UNHRC कब बना था? 2006 में, 2006 में बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। आगे चलेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें पहला नंबर किसका है? स्विट्जरलैंड का। भारत का नंबर है 46, लास्ट नंबर है अंगोला का। भारत का नंबर याद रखिएगा 46। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं। फिर है COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, स्कॉटलैंड पूछा जा सकता है। और इसमें PM ने जो वादे किए, प्रधानमंत्री ने हमारे जो यहाँ पे वादे किए वो पूछे जा सकते हैं। भारत को 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से दी जाएगी। हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है 2030 तक 50% रिन्यूएबल जो एनर्जी उससे आएगी। उसके बाद है 2030 तक एक और है, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुँचाया जाएगा। नॉन फॉसिल को 500 गीगावाट तक पहुँचाना है। और 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करना है। जो कार्बन उत्सर्जन की इंटेंसिटी है उसको 45% कम करना है। इसके अलावा 2070 तक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद चलेंगे COP27 कहाँ पे होगा? तो ये मिस्र में होगा, एक जगह में, शर्म अल शेख। तो पूछा जा सकता है शर्म अल शेख कहाँ पे स्थित है? मिस्र में, यहीं पे COP27। फिर है सनराइज ओवर अयोध्या, ये पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने। द नटमेड्स कर्स, ये भी कुछ पुस्तकें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं तो उसी में से है ये पुस्तक किसकी? अमिताभ घोष की। द क्रिसमस पिग, ये किसकी पुस्तक है? J.K. रोलिंग की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम आने तक पिछली चीज़ें भूल जाती है, इसलिए हम लगातार इसे रिवाइज करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। तो भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया है। तो पूछा जा सकता है किस क्रूज पे इसका परीक्षण किया गया है? तो INS विशाखापत्तनम पे इसका परीक्षण किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा हम ब्रह्मोस को किसे बेच रहे हैं? सबसे पहली बार कौन सा देश हमसे खरीद रहा है? तो फिलीपींस खरीद रहा है। ये आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में है। और इसको हमने किससे लिया था? रसिया से लिया था। और ब्रह्मोस का नाम जो है मॉस्कोवा नदी जो कि रसिया में है और ब्रह्मपुत्र नदी का मिक्सअप है ब्रह्मोस नाम।
नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना के भी 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना दिवस इसका कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 जनवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस। और कब बने थे ये तीनों राज्य, तो 1972 में 1972 में बने थे एक अधिनियम के द्वारा जिसका नाम है पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा बने थे। अधिनियम के द्वारा कब बने थे, 1972 में। 50 साल इनके पूरे हो गए हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीएम गवर्नर मैचिंग में आ सकता है, गवर्नर अलग अलग देके सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो मणिपुर के सीएम कौन है, वीरेंद्र सिंह, और यहाँ के गवर्नर कौन है, ला गणेशन। ये हमने जब मणिपुर का जो अभी इलेक्शन हुआ उस टाइम पे हमने देखा था ये चीज, मणिपुर के सीएम और गवर्नर। त्रिपुरा के सीएम कौन है, विप्लव कुमार देव, गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा और गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। इसके अलावा ये जो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज है, नंबर चल रही है यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज, 9 टेस्ट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन के टेस्ट हो रहे हैं डिटेल्ड आंसर की के साथ, जिससे आपके कई क्वेश्चन सही हो सकते हैं। यूपीपीसीएस के लेवल पे ही पूरा टेस्ट मैंने बनाया है। और 12 जून तक पूरा संडे टेस्ट होगा 9:30 बजे। नंबर ये है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उससे आप पता कर सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। और जितने भी पीडीएफ है यहाँ पे करंट अफेयर या मेरे पर्सनल जो पीडीएफ है वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के साथ ही। तो चलिए अगला है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुई है, तो भारत और ओमान के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। नंबर इसका पूछा जा सकता है, तो 4थे नंबर की एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज। किस तरह की है, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ पे हुई, तो राजस्थान में हुई है, जोधपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे हुई, ईस्टर्न ब्रिज जोधपुर में। इसके अलावा एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नसीम अल बहार, ये भी भारत और ओमान के बीच होती है। एक अल नगा होती है जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है, ये भी भारत और ओमान के बीच होती है। ओमान की हमारे लिए स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो अगर चाइना को टैकल करना हो, पाकिस्तान को टैकल करना हो, तो एक ओमान ने अपना एक बंदरगाह हमें एक्सेस करने को दिया है जिसका नाम है डुकम बंदरगाह। डुकम बंदरगाह पूछा जा सकता है कहाँ पे है, ओमान में। आगे नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो असम राज्य का ये कार्यक्रम है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। 4 साल के लिए ये कार्यक्रम चलाया है असम की सरकार ने। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कुछ अन्य योजनाएं हैं जो असम में चलाई जा रही हैं। एक है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर भारत योजना, अमार अलोही स्कीम, स्नेह स्पर्श स्कीम, अरुंधति गोल्ड स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम, अन्ना स्कीम। ये सभी कहाँ की हैं, असम की स्कीम्स है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बाद में रिवीजन में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2022। इसमें पहले नंबर पर किसका स्थान है, किस देश का, नॉर्वे पहले नंबर पे है। 2 बार से पहले पिछला जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें भी नॉर्वे पहले नंबर पर था। तो एक पहला वाला याद रखना है आपका, बाकी दूसरा है जर्मनी, तीसरा है चाइना। ये खेल कहाँ पे हुए थे इस बार, तो चाइना में हुए थे, बीजिंग में। तो ये स्थान भी आपको पता होना चाहिए। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता, तो भारत का कोई एकदम 0-0 मेडल है। नेक्स्ट है अगला कहाँ पे होगा 2026 में शीतकालीन ओलंपिक, तो ये इटली में होगा, मिलान और कोर्टिना में। तो इटली की जगह मिलान और कोर्टिना भी लिखा सकता है। नेक्स्ट है विश्व शतरंज चैंपियन जो है जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन। इनको एक लोगों ने हराया है जिनकी उम्र सबसे कम है, 16 साल के एक बच्चे ने हराया है जो कि इंडिया का है, जिसका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चेन्नई का है, साउथ चेन्नई। सी टोम नाम की एक नई नौसेना वायुरक्षा प्रणाली बनाई गई है। किसके द्वारा ये टेस्ट की गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, इजराइल के द्वारा। और आपने सुना होगा जब इजराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई हो रही थी बीच में बहुत ज़्यादा, तो आयरन डोम नाम से एक जिससे अपनी सहायता कर रहा था इजराइल और मिसाइल वगैरह छोड़ रहा था, तो आयरन डोम को ही अपडेट किया गया है सी डोम में। तो ये कहाँ का है, इजराइल का। नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज हुई थी कोबरा वॉरियर 22। ये कहाँ पे हुई थी, तो यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके अलावा यूके के साथ हम करते हैं अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, ये सभी भी करते हैं। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, IIT रुड़की ने बनाया है ये ऐप, किसान मोबाइल ऐप, जिससे हम वेदर फोरकास्ट किसान देख सकते हैं अपना, और कब बारिश होने वाली ये सभी चीज़ें जान सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान बेसिकली। तो ये किसान मोबाइल ऐप जो है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था IIT रुड़की के द्वारा। ओम्बड्स पर्सन एक ऐप बनाया गया है, ये किसकी निगरानी के लिए बनाया गया है, तो मनरेगा के लिए बनाया गया है। किसने लॉन्च किया इसे, गिरिराज सिंह ने, मिनिस्टर गिरिराज सिंह। नरेगा कब बना था, तो ये नरेगा बना था 2006 में, उसके बाद में इसका नाम रखा गया था 2009 में मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। फिर आगे चलेंगे, द ग्रेट टेक गेम, ये एक पुस्तक है, किसने लिखी है, अभी चर्चा में थी, तो ये किसने लिखी है, अनिरुद्ध सूरी ने, अनिरुद्ध सूरी।
नेक्स्ट है, हाल ही में एक मकड़ी खोजी गई है, मकड़ी की प्रजाति, इसका नाम रखा गया है किसके नाम पे? नरसिंह मेहता इसका नाम रखा गया है। तो नरसिंह मेहता कौन थे? जिन्होंने एक भजन लिखा था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो महात्मा गांधी का भजन था। नेक्स्ट है, रामानुजम पुरस्कार किसे मिला इस बार? तो नीना गुप्ता को मिला है। ये बधाई हो वाली हीरोइन नहीं है। नीना गुप्ता एक गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ हैं। ये कहाँ की? कोलकाता की, कोलकाता की। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा बचा इसलिए पहले बता दे रही हूँ। आगे है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 2022 का? दामोदर मौजो को मिला है। कोंकणी में लिखते हैं, कोंकणी के साहित्यकार हैं। और किस राज्य से संबंधित है पूछा जाए तो गोवा से संबंधित है, गोवा से। एक एबेल पुरस्कार जो 2022 मिला है, किसे मिला है? जिसे एबेल पुरस्कार वो होता है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये किसे मिला है? तो डेनमार्क के एक हैं पार्नेल सुलिवन। अब बस सुलिवन याद रखिए। एबेल पुरस्कार किसे मिला है? सुलिवन को। और ये कहाँ से ये दिया जाता है एबेल पुरस्कार? तो नॉर्वे का एक पुरस्कार है, नॉर्वे के द्वारा ये दिया जाता है एबेल पुरस्कार। और ये सुलिवन कहाँ के हैं? डेनमार्क के। आगे बात करेंगे, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा और संस्कृति के संबंध को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है मैत्री कार्यक्रम। पूछा जा सकता है मैत्री कार्यक्रम किस देश के बीच चल रहा है या फिर किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है? तो शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है, 2022-23 का जो बजट था उसके अनुसार 3 साल में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, 400 वंदे भारत ट्रेन। बजट हम एक अलग वीडियो में भी देखेंगे। और 2022-23 का जो बजट था लगभग 39 पॉइंट समथिंग था, लगभग 40 लाख करोड़ का ये बजट था। नेक्स्ट है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। आपको ऑप्शन में कई बड़े बड़े नाम दिख सकते हैं, जेफ बेजोस वगैरह नाम दिख जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बिल गेट्स याद रखिएगा। इन्होंने लिखी थी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। कच्चे पाम ऑयल के आयात टैक्स में कटौती की गई है, ये 5% कर दिया गया, पहले था 7.5%। ये केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। कच्चा पाम ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका आयात किया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इसमें कोई महक नहीं आती खाने में, रेस्टोरेंट वगैरह में अच्छी यही पाम ऑयल यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जाए पाम ऑयल किससे बनता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ताड़ का जो पेड़ होता है उसमें जो बीज होता है उससे बनता है पाम ऑयल। गिरेना कंपनी की तरफ से जो एक फ्री फायर ऐप था इसको लेके 54 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है फरवरी में। पूछा जा सकता है जो गिरेना का फ्री फायर था काफ़ी चर्चा में रहता था, बहुत लोग खेलते थे, आप लोगों में से काफ़ी लोग खेलते होंगे फ्री फायर। तो ये कहाँ की कंपनी थी? सिंगापुर की। ये गिरेना कंपनी जो है सिंगापुर की थी, उसी की तरफ से फ्री फायर गेम था। और बाकी 54 ऐप चीनी ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं। ये किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? 69A के अंतर्गत, 69A। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 12वां एडिशन, जो कि अभी ये महोत्सव चल रहा है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चल रहा है, राजमुंद्री में। और ये किस मंत्रालय की तरफ से इसका आयोजन किया गया है? कल्चर और टूरिज्म जो मंत्रालय है उसकी तरफ से ये आयोजन किया गया है। मंत्री इसके हैं GK रेड्डी, GK रेड्डी नाम पूछा जा सकता है, तो ये भी वहाँ पे गए उद्घाटन में। ये और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो विश्वभूषण हरिचंदन है, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये कौन सा नंबर है? 12वां। पहला वाला कब हुआ था? पहला वाला 2015 में हुआ था, वो सफल रहा, इसीलिए बाकी के एडिशन चल रहे हैं। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एक आया है, नीति आयोग की तरफ से ही आया है, नीति आयोग ने जारी किया। पूछा जा सकता है जारी करने वाली संस्था का नाम। शीर्ष 3 राज्यों के नाम हर बार पूछे जाते हैं, इसमें पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पहले नंबर पर पिछली बार भी गुजरात था, इस बार भी गुजरात है। पहला नंबर गुजरात का, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक। अगर आप यूपी पीसीएस वगैरह का, यूपी का किसी भी एग्जाम का पेपर देते हैं तो यूपी का भी इंपॉर्टेंट है। यूपी का नंबर है 6th। किस आधार पर ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है? तो 4 इसके स्तंभ हैं। तो अगर नंबर पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 स्तंभ है। कौन कौन सा? एक तो पॉलिसी उस स्टेट की कैसी है, दूसरा वहाँ का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको ये चारों नाम नहीं याद रहते हैं, फिर भी अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड याद रहेगा तो 4 स्तंभ है। आगे चलेंगे, उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर। अगर ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट में पूछा जाए, लास्ट किसका नंबर है? तो लास्ट है मेघालय, लास्ट मेघालय। उत्तराखंड की प्रथम महिला स्पीकर जो कि बीजेपी की हैं, विधानसभा की स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडूरी। रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर।
नेक्स्ट है नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम, एक तरह का जीआई टैग इसे मिला है। ये क्या चीज़ है? तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देने की जो कब से दिया जा रहा है? 2003 से दिया जा रहा है, सितंबर 2003 से। पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। वेस्ट टू वेल्थ जो प्रोग्राम है, क्रिएशन प्रोग्राम, ये कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। किसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सिडबी के द्वारा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। सिडबी बना कब था? तो ये बना था अप्रैल 1990 में। 1990 याद रखिएगा, सिडबी बना था 1990 में। काफ़ी बार मैचिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बजरी की लीगल माइनिंग। इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। लीगल माइनिंग होगी बजरी की, जो छोटी छोटी गिट्टी होती है नदियों के किनारे, और उसकी माइनिंग की जाएगी राजस्थान में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शकुंतला देवी, जो कि एक सोशल वर्कर थी, गांधीयन विचारधारा पर आधारित थी, फ्रीडम फाइटर थी। इनका निधन हो गया। किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट है खजुराहो डांस फेस्टिवल का थीम इस बार क्या था? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। कोई ऐसा थीम रख दिया जाएगा फेस्टिवल से रिलेटेड, कोई सांस्कृतिक थीम रख दिया जाएगा ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसका थीम यही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन से नंबर का था ये डांस फेस्टिवल? 48 नंबर का। और खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। छतरपुर, जो एमपीपीएससी का पेपर देगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में है। और खजुराहो के मंदिर जो थे, इनका निर्माण कब हुआ था? तो चंदेलों के टाइम पे, चंदेल शासक जो थे, उनकी राजधानी पहले छतरपुर थी, बाद में उसे महोबा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो पहले उनकी राजधानी पूछा जा सकता है छतरपुर किसकी राजधानी थी? चंदेलों की पहले, बाद में महोबा बन गई। और ये जो खजुराहो में एक मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, काफ़ी फेमस है। इसे किसने बनवाया था? विद्याधर ने, चंदेल शासक विद्याधर ने। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली पुलिस के अभी 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पर अमित शाह ने लॉन्च किया था ये शस्त्र ऐप, और इसके साथ ही स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। नेक्स्ट है एक दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, दिशांक ऐप। ऐसे कई ऐप लॉन्च होने हैं अलग अलग स्टेट में अपने अपने। तो दिशांक कहाँ का है? कर्नाटक का। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, ये इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें जो किसान हैं, किस तरह की लोगों को चीज़ें पसंद हैं, उस तरह की खेती करें और ऐसी खेती करें जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो। तो ये सभी चीज़ें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत आएंगी। एक तरह का इंडेक्स तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइल्ड बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने बजट के साथ चाइल्ड बजट इस बार पेश किया है। एक वाव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। वाव प्रोग्राम ये क्या है? तो इसके अंतर्गत महिलाओं को वर्क फोर्स के अंदर ज़्यादा शामिल करना, ज़्यादा महिलाएं काम करें, तो इसलिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वाव प्रोग्राम इक्वलिटी के लिए, वीमेन इक्वलिटी के लिए, ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी होता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी होता है। भारत की रैंक इस बार कितनी है? 46। भारत की रैंक कितनी है? 46। टोटल कितने देश इसमें शामिल थे? 165। तो भारत की रैंक अच्छी है काफ़ी। स्कोर कितना है? 6.91। स्कोर अलग होता है, अलग चीज़ है, और रैंक अलग चीज़ है। स्कोर भी पूछा जाता है। तो 46 रैंक और स्कोर 6.91। ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है, ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट किसकी रैंक है? नॉर्वे पहले नंबर पे है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे, लास्ट है उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला, जो रोज़ मिसाइल छोड़ता है। तो ये हो गया लास्ट, पहला नंबर नॉर्वे का, भारत का नंबर 46। कई बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर है LIC। LIC चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसका IPO आने वाला है, अभी तक नहीं आया। IPO क्या चीज़ है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये फुल फॉर्म वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। और इसके तहत IPO जब किसी कंपनी का आता है, मतलब वो कंपनी जो है सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गई, उसका स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो गई, तो ये IPO पहले आता है। उसके बाद ये 5% लगभग अपना जो है हिस्सा बेच रही है LIC, उसी का IPO आएगा। फिर है 1 सितंबर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में। स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रही। वर्तमान चेयरमैन MR कुमार। फिर नेक्स्ट है एक मिशन जो कि PSLV C52 मिशन है। 14 फरवरी को लॉन्च किया गया, 2022 का पहला मिशन। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कई मिशन इसरो के बारे में सभी चीज़ें आपको बताई थी। 1969 में इसरो बना था और 2022 का ही पहला मिशन है। और सभी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वाले को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं।
EOS-04 एक उपग्रह इसके तहत ले जाया गया जिसका काम है कृषि, बाढ़, वन और मौसम की जानकारी देना। तो पूछा जा सकता है इसका काम क्या है। EOS-04 का मेन उपग्रह इसके साथ यही था। 2 और उपग्रह ले जाए गए हैं, एक का नाम है InspireSat-1, दूसरे का नाम है INS-2TD। INS-2TD जो है ये भारत और भूटान का संयुक्त रूप से एक उपग्रह है, दोनों के लिए काम करेगा INS-2TD। और जो ये EOS-04 है ये एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। सूर्य तुल्यकालिक कौन से किस तरह के उपग्रह होते हैं, भू तुल्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक, ये सभी मैंने इसरो वाले जो एक करंट अफेयर सेक्शन है जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नीचे, उसमें से देख सकते हैं। स्माइल स्कीम एक लॉन्च की गई है मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और इसके तहत जो 2 काम किए जाएंगे, ट्रांसजेंडर जो है उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा, पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। दूसरा, भीख मांगने वालों के लिए पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा इसमें। तो स्माइल स्कीम ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों के लिए बनी हुई है, कल्याणकारी एक योजना है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपको लास्ट में रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। फिर नेक्स्ट है एक मिशन जो कि PSLV C-52 मिशन है। 14 फरवरी को लॉन्च किया गया, 2022 का पहला मिशन। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कई मिशन इसरो के बारे में सभी चीज़ें आपको बताई थी। 1969 में इसरो बना था और 2022 का ही पहला मिशन है। और सभी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस वाले को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं। EOS-04 एक उपग्रह इसके तहत ले जाया गया जिसका काम है कृषि, बाढ़, वन और मौसम की जानकारी देना। तो पूछा जा सकता है इसका काम क्या है। EOS-04 का मेन उपग्रह इसके साथ यही था। 2 और उपग्रह ले जाए गए हैं, एक का नाम है InspireSat-1, दूसरे का नाम है INS-2TD। INS-2TD जो है ये भारत और भूटान का संयुक्त रूप से एक उपग्रह है, दोनों के लिए काम करेगा INS-2TD। और जो ये EOS-04 है ये एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। सूर्य तुल्यकालिक कौन से किस तरह के उपग्रह होते हैं, भू तुल्यकालिक, सूर्य तुल्यकालिक, ये सभी मैंने इसरो वाले जो एक करंट अफेयर सेक्शन है जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नीचे, उसमें से देख सकते हैं। स्माइल स्कीम एक लॉन्च की गई है मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। और ये जो स्माइल स्कीम है ये 2 लोगों के लिए आधारित है। एक तो ट्रांसजेंडर, उनके कल्याण के लिए, उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा स्माइल स्कीम के अंतर्गत। और दूसरा है भीख मांगने वाले जो लोग हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए इसमें काम किया जाएगा। उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की बात की जाएगी स्माइल स्कीम में। विंग्स इंडिया 2022 ये अभी आयोजित हुआ 24 से 27 मार्च को। कहाँ पे आयोजित हुआ ये? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पे ये आयोजित हुआ। थीम क्या थी इस बार इसकी? इंडिया एट 75, हमारे 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, तो इसीलिए इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अब पूछा जा सकता है कि उड्डयन जो मंत्रालय हमारा उसके मिनिस्टर कौन है? तो एविएशन मिनिस्टर जो हमारे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आयोजनकर्ता कौन था? मंत्रालय कौन सा था? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका आयोजन करता था, प्लस फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी फिक्की की? तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। महात्मा गांधी ने इसका सुझाव दिया था और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ने इसकी स्थापना की थी। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे चलेंगे। ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज, इसके 11 विजेता घोषित किए गए हैं। ये विजेता आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से नहीं है। UPPCS में इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन जो ईट राइट में सिलेक्टेड नहीं है। अब इससे संबंधित मंत्रालय पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि किसने किसने मिलकर इसका आयोजन किया है। तो आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय ने इसका आयोजन किया, प्लस FSSAI ने किया है इसका आयोजन। FSSAI क्या चीज़ है ये? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। 2006 के एक एक्ट के थ्रू, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला एक्ट था 2006 में बना था, उसी एक्ट के थ्रू इसकी FSSAI की स्थापना हुई थी। इसमें विजेता में कौन कौन है? चंडीगढ़, शुरू करते हैं एक एक स्टेट लेके। पहले चंडीगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश के यहाँ पे 4 शहर हैं देखिए, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा थी, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो इंदौर को शामिल किया गया है, जबलपुर, सागर, उज्जैन, ये 4 मध्य प्रदेश के हो गए, एक चंडीगढ़ हो गया। अब एक यहाँ पे गुजरात के 2 शहर हैं, राजकोट और सूरत। उसके बाद राउरकेला है जो उड़ीसा का शहर है, तुमकुर है कर्नाटक का, पणजी गोवा का, और जम्मू। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग में अगर रहता है कि ये शहर हैं, तो जो नहीं रहेगा वो ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, चंडीगढ़, उसके बाद इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, फिर राजकोट और सूरत, राउरकेला, तुमकुर, पणजी, जम्मू। अभी एक
झरोखा कार्यक्रम शुरू हुआ है 8 से 14 मार्च के बीच। इसमें क्या चीज़ है, हस्तशिल्प और हथकरघा जो उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, झरोखा कार्यक्रम। आगे चलेंगे, योग महोत्सव शुरू किया गया है। योग महोत्सव 2022, आपको पता है 21 जून को योग उत्सव का आयोजन होता है, योग दिवस होता है। इसका उद्घाटन 100 दिन पहले किया गया है। 100 दिन पहले मतलब उल्टी गिनती अभी शुरू हो गई है। तो उद्घाटन हुआ जो है ये 13 मार्च 2022 को उद्घाटन हुआ। किसने किया, तो आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इसका योग महोत्सव का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में ये मनाया जाएगा, अलग अलग स्थान पर बहुत सारी चीज़ें आयोजित की जाएंगी योग से रिलेटेड। और इसका जो इस थीम पे रखा गया है 100 दिन 100 शहर 100 संगठन, इस थीम पे इसका आयोजन हो रहा है योग महोत्सव का। आगे चलेंगे, डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा, तो श्रम मिनिस्टर। शुरुआत किसने की, पूछा जा सकता है, तो श्रम और रोजगार के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की है। जिसके तहत अगर हमारे अंडर कोई भी ड्राइवर या फिर कोई भी काम करने वाला व्यक्ति नौकर है तो उसके पेंशन के रूप में हम कुछ प्रीमियम राशि अपनी तरफ से जमा कर सकते हैं। तो ये एक पहल, अच्छी पहल शुरू की गई है, डोनेट ए पेंशन। नेक्स्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट आई है। किसके द्वारा, तो ये संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क, इसको इतना ये याद रखिए, UNSDSN, इसके द्वारा ये जारी की गई है। पूछा जा सकता है जारीकर्ता का नाम। टोटल कंट्री इसमें कितने हैं, 146 इसमें देश शामिल है। भारत का नंबर है 136। हर बार ये चीज़ पूछी जाती है, भारत का नंबर कितना है, 136। पिछली बार 139 था। तो स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि पिछली बार कितना था, कितना सुधार हुआ है, तो थोड़ा सुधार हुआ है, 139 था 136 हो गया है। शीर्ष 5 इसमें कंट्री कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर पहले भी फिनलैंड का था, इस बार भी फिनलैंड है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क, फिर आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, सभी यूरोप के ही कंट्री हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, सबसे अंतिम कौन है इसमें, तो अफगानिस्तान है सबसे अंतिम। यहाँ पे याद रखिए इजराइल का भी 9वां नंबर है। इजराइल, अभी इतना वॉर चल रहा था उसके बाद भी 9वें नंबर पे इजराइल है, लेकिन हमें 136 नंबर पे। और अफगानिस्तान, ये जो रैंकिंग दी गई है अंतिम वाली अफगानिस्तान, और इसमें यूक्रेन की रैंकिंग भी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये युद्ध के पहले की बात है, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है उसके पहले की ये रिपोर्ट है, प्रसन्नता रिपोर्ट। अगर अब आए रैंकिंग तो ख़राब हो सकती है रैंक। नेक्स्ट है, अगर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के बारे में लिखा है, यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 7355459135 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसमें से 9 टेस्ट हो चुके हैं। 10वें नंबर का हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का केवल टेस्ट है। बाकी 8 टेस्ट जो थे उसमें कंबाइंड सभी सब्जेक्ट का था, और एक जो लास्ट वाला टेस्ट था उसमें केवल पॉलिटी के क्वेश्चन थे। और ये वाला जो 10वें नंबर का है, परसों होगा, परसों संडे है, तो उसमें टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर ज्वाइन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF जो मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन, और ये सब PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान जिसका समुद्र स्तरीय भी परीक्षण किया गया, इसका नाम है हंसा। हंसा नाम है इसका। पहले इसका नाम हंसा था, इसका दूसरा नाम जो है अभी अपडेट किया गया है इसे, इसलिए इसका नाम न्यू जनरेशन, हंसा न्यू जनरेशन इसका नाम रखा गया है। और ये पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। नेक्स्ट है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, IIT रुड़की में। इसकी क्षमता कितनी है, 1.66 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स में क्षमता नापी जाती है सुपर कंप्यूटर्स की, 1.66 है इसकी। डिज़ाइन इसको किसने किया था, सीडैक पुणे ने, सीडैक के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, स्थापित किया गया है IIT रुड़की में। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार इस बार जो दिया गया, पिछले साल नहीं दिया गया था, इसलिए 2 साल का एक साथ दिया गया है, 2020 का भी 2021 का भी। 8 मार्च को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये प्रदान किया गया। तो 2020 में भी 14 महिलाओं को मिला था, 2021 में भी 14। इसमें यूपी का याद रखिए, अगर आपको यूपीपीसीएस का पेपर देना है या यूपी से संबंधित कोई भी पेपर, तो यूपी में 2020 में थी आरती राणा, जिन्होंने बहुत काम किया है जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए, और ये लखीमपुर खीरी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और जो 2021 की थी, इनमें यूपी की शामिल है नीरजा माधव। नीरजा माधव साहित्य के माध्यम से, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करती हैं, साहित्य के माध्यम से ऐसी बातें उठाती हैं जिससे हेल्प हो उनकी, नीरजा माधव। तो ये तो हो गया नारी शक्ति सम्मान। नेक्स्ट है, एक दिवसीय मैचों में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, विश्व की प्रथम महिला है ये, जिन्होंने 250 विकेट लिए हैं वनडे में। तो ये कौन है, झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी। इसके अलावा 100 टेस्ट खेलने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी बन गए अभी, तो ये 12वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी हैं। वैसे 12 और हो चुके हैं इनसे पहले, लेकिन विराट कोहली ने भी 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। उनसे पहले 11 लोग और खेल चुके थे, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन विराट कोहली के बारे में। और अभ्यास धर्मा गार्डियन या धर्मा गार्जियन जो होता है अभ्यास 2022 का किसके बीच होता है, ये सबको पता होगा, भारत और जापान के बीच। और ये कौन से नंबर का है, तो ये तीसरे नंबर का है, 3rd। 2018 से ये हो रहा है, ये तीसरे नंबर का है। स्थान कहाँ पे हुआ है, स्थान ज़्यादा पूछा जाता है, तो बेलगावी, जिसे बेलगांव कहा जाता है, ये कर्नाटक में, यहीं पे ये अभ्यास हो रहा है।
और आपको बेलगांव से एक चीज़ याद आ रहा होगा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1924 का, जिसमें एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, वही ये बेलगांव है। इसके अलावा जापान के बारे में एक चीज़ याद रखिए, प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। और जापान जो है जो द्वीपों से बनाया, द्वीप पूछे जाते हैं उसे उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। होकैंडो, होन्शु, नागोया, शिकोकू और क्यूशू, ऐसे याद रखना है आपको एक ही सीरीज़ में। आगे बात करेंगे जो अन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में होते हैं, मालाबार, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल होते हैं। ये एक नौसेना का अभ्यास है। एक जिमेक्स होता है जो कि नौसेना का अभ्यास है। ये जब भारत और जापान के बीच के हैं ये सभी। सेन्यू मैत्री, ये वायुसेना का अभ्यास है। तो ये सभी अभ्यास आपको याद रखने हैं जापान के साथ कौन कौन से हम करते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो ये नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है, 9 टेस्ट हो चुके हैं, बाकी के टेस्ट 12 जून तक चलेंगे। हर संडे 9:30 बजे सुबह होंगे टेस्ट। और सभी चीज़ के पीडीएफ जो यहाँ पे हैं आपको इसी तरह रिवाइज करने को मिल जाएगा, सारे पीडीएफ। और जितना मेरा हैंड रिटन वाले पीडीएफ हैं वो सभी मिल जाएंगे, हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका पीडीएफ भी आपको जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा सभी चीज़ें मिलेंगी। तो अब अगला है सेफर इंटरनेट डे। 8 फरवरी को ये मनाया गया। इसका थीम पूछा जा सकता है टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट, डायरेक्ट थीम इसका पूछा जा सकता है। डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या था? इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस, वाटर यूनाइट्स अस। और इसी के साथ ये भी याद रखिए कि वुमेन गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए डे शुरू किया गया था। अगर पूछा जाए एसडीजी का जो इंडेक्स है, जिसमें 17 जो गोल्स हैं हमारे एसडीजी के, उसमें जो इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी, उसको किस में रखा गया है? तो 5 में। एसडीजी 5 क्या है? एसडीजी 5 जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। 13 फरवरी को किसका बर्थडे होता है? सरोजनी नायडू का। इसी दिन 1879 में इनका जन्म हुआ था। भारत कोकिला सरोजनी नायडू का पहले ही राज्यपाल बनी थी, बाद में आज़ादी के बाद। कहाँ की राज्यपाल बनी थी? यूपी की। यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग याद रखिएगा। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या था इस बार? रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट। 1945 में इसी दिन अमेरिका में पहली बार रेडियो की शुरुआत हुई थी, रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, इसीलिए इसको 13 फरवरी को मनाते हैं। आगे बात करेंगे। कर्नाटक के कबीर की मृत्यु हो गई। कर्नाटक के कबीर किसे कहा जाता था, ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो इब्राहिम सुतार को इनकी मृत्यु हो गई। ये एक थे लोक गायक। और ये किस भाषा में गाते थे? कन्नड़। इनकी भाषा का भी नाम अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा आ सकता है। महाभारत के भीम की मृत्यु हो गई। सबने सुना ही होगा, याद होगा, प्रवीण कुमार सोबती इनका नाम था। अगर ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है तो प्रवीण कुमार सोबती इनका नाम था। आगे चलेंगे। नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नासा कब उतारेगा? एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया था जहाँ पे सभी लोग अपना जो जाके एक तरह का, जैसे यहाँ पे स्टेशन होता है वैसे वो स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे सभी अपने विमान रोकते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो ये कौन कौन सी एजेंसी ने मिलकर इसको स्थापित किया था? तो नासा, जाक्सा, ESA, CSA, रॉसकॉस्मॉस। ये 2031 में उतार लिया जाएगा जनवरी में। नासा तो अमेरिका की एजेंसी है, जाक्सा जापान की है, ESA जो है यूरोप की है, CSA जो है ये कनाडा की है, रॉसकॉस्मॉस रसिया की है। आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है कहाँ पे आयोजित किया गया पूछा जा सकता है, तो पुदुचेरी में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और वहाँ पे जो यहाँ के पुदुचेरी के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल जिन्हें कहा जाता है, तमिलई सौंदरराजन, और हमारे युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद थे। थीम पूछी जा सकती है डायरेक्ट, तो थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। थीम याद रखिएगा, सक्षम युवा सशक्त युवा। डिजिटल स्किल रेडीनेस इंडेक्स में पहली रैंक किसकी पूछा जा सकता है? तो जहाँ पे भारत पहले नंबर पे होता है वो जरूर पूछा जाता है, तो भारत की रैंक फर्स्ट है। आगे चलेंगे। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये शुरू किया गया है। इसमें किसको लक्षित किया गया है, मतलब किसके लिए शुरू किया गया है? तो गर्भवती महिलाओं और बच्चे जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनके टीकाकरण में इस पर काम किया जाएगा। और ये जो है 3 चरणों में होगा। पहला चरण इसका 7 फरवरी से शुरू हुआ, एक चरण फरवरी में होगा, एक मार्च में, एक अप्रैल में। और अगर पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था, तो 2015 में। सघन मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? 2017 में। तो ये एक तरह का पहले भी टीकाकरण होता था, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से एक बड़े स्केल पे टीकाकरण करने के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। तो ये चौथा वाला सघन मिशन इंद्रधनुष है। पहला सघन मिशन इंद्रधनुष 2017 में आयोजित हुआ था।
आगे बात करेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो NFHS कहा जाता है, ये 5 नंबर का ये आ गया, इसकी रिपोर्ट आ गई है। 2 रिपोर्ट इसकी आई थी, तो ये दूसरी वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि प्रजनन दर जो हमारी है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे TFR कहते हैं, डायरेक्ट TFR भी लिखा आ सकता है, तो ये घटी है, इसलिए ये पॉजिटिव एक पॉइंट है, इसलिए पूछा जा सकता है। 2.1 से ये 2 पे आ गई है ये TFR रेट। आगे बात करेंगे वयस्क महिला पुरुष अनुपात में भी वृद्धि हुई है, ये भी एक अच्छा साइन है। 1020 वयस्क महिला हो गई है 1000 पुरुष पे, तो ये टोटल यहाँ पे पुरुष अनुपात महिला अनुपात की बात नहीं की जा रही, केवल वयस्क की बात की जा रही है। वैसे अभी हमें बहुत इंप्रूव करना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये 21 मार्च को मनाया गया। इस बार थीम डायरेक्ट पूछी जा सकती है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, डायरेक्ट थीम यहाँ पे पूछी जाती है एग्जाम में अक्सर। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी भूजल अदृश्य से दृश्यमान की ओर, तो ये भी पूछा जा सकता है। जल दिवस 22 मार्च और 21 मार्च को वन दिवस। आगे बात करेंगे, वीडियो को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है एसेज अवार्ड, इसमें किसको किसको अवार्ड मिला है पूछा जा सकता है। तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को। पुरुषों में और महिलाओं में स्पोर्ट स्टार का अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को, जिन्होंने ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था, और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? अजीत सिंह को और अजीत पाल सिंह को, और ये हॉकी के पूर्व कप्तान हैं और इन्हें लाइफ टाइम पुरस्कार मिला है। पैरा एथलीट एक हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को, ये शूटिंग से संबंधित है, पैरा ओलंपिक में शूटिंग से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। टेस्ट सीरीज़ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, और उसकी जो आंसर की है इस तरह मैंने बनाई कि उस तरह के उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लगभग 200 तक क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें आंसर की पे ज़्यादा फोकस किया गया है। प्रस्थान एक अभ्यास शुरू किया गया है, अब तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है पूछा जा सकता है, तो नौसेना के द्वारा। नौसेना की जगह पे कोई और सेना लिख दिया जा सकता है, BSF के द्वारा। तो नौसेना का कमांड भी पूछा जा सकता है, किस कमांड के द्वारा किया गया है, तो पश्चिमी कमांड या फिर वेस्टर्न नेवल कमांड जो है उसके द्वारा ये प्रस्थान अभ्यास किया जा रहा है। नौसेना की 3 कमांड होती हैं, 2 होती हैं जो ऑपरेशनल होती है, एक होती है जो कि प्रशिक्षण वाली होती है। ऑपरेशनल वाली 2 है, जो पश्चिमी वाली है उसका मुख्यालय मुंबई में है, जो पूर्वी है उसकी विशाखापट्टनम में है। अब प्रशिक्षण वाली जो है इसकी कोच्चि में है। प्रशिक्षण कहाँ होता है? कोच्चि में। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर कन्फ्यूज़न हुआ कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कलर, इस बार किसे दिए गए हैं? तो जो अच्छा काम करता है आर्मी यूनिट्स में उन्हें दिया जाता है, तो INS वलसुरा को इस बार दिया गया है प्रेसिडेंट कलर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ये नाम याद रखिएगा, INS वलसुरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट जो कि दुबई में लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा, हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एक्सपो में, दुबई एक्सपो चल रहा था, वहीं पे इसे लॉन्च किया गया है। ये किसी तरह का तेजस विमान से रिलेटेड नहीं है, एक तरह से ये एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जा सकता है तेजस का, तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, ट्रेनिंग याद रहेगा आपको, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स याद रखिएगा। जॉब और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे प्रवासी भारत से बाहर रहते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट में कैसे बढ़ोतरी हो, इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो मीराबाई चानू, जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था इस बार, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है इसी में BBC इंडिया के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर जो कि उभरते हुए खिलाड़ी होते हैं, उनका पुरस्कार महिलाओं में किसे दिया गया है? शेफाली वर्मा को। फिर है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो इसमें पूछा ही जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है, भारोत्तोलन से संबंधित है, पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम जल विजेता पुरस्कार या फिर स्टॉकहोम वाटर विनर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को मिला है। यहाँ पे ब्रूटसर्ट शर्ट टाइप का कुछ याद रखिएगा, ऐसे थोड़ा रिलेट करके आप कर पाएंगे। कहाँ से संबंधित है ये? अमेरिका से, पूछा जा सकता है इनके देश का नाम। नेक्स्ट है 64th ग्रैमी अवार्ड, पूछा जा सकता है, नंबर भी याद रखिएगा। 64 नंबर का ग्रैमी अवार्ड जो कि सिंगिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिंगिंग के क्षेत्र में। ये किसे मिला है इस बार? ये कई क्षेत्र में दिया जाता है, कई मतलब एल्बम के लिए अलग, बेस्ट सिंगर के लिए अलग, बेस्ट रैप के लिए अलग। तो इस तरह से बेस्ट एल्बम जो ज़्यादा पूछा जाता है, बेस्ट एल्बम है VR, और इसके जो बनाया है इस एल्बम को जॉन बैटिस्ट ने इसे बनाया है। नाम दोनों याद रखिएगा, ज़्यादातर यही VR पूछा जा सकता है।
इसमें बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? तो लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन, थोड़ा सा दिमाग में ये इमेज बना के चलिएगा, इसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला। यही दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वीवी गुरुंग का निधन हो गया। वीवी गुरुंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम के पूर्व सीएम थे, पूछा जा सकता है कहाँ के सीएम थे वीवी गुरुंग? सिक्किम के सीएम थे। वर्तमान सिक्किम के सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग या फिर प्रेम सिंह गोला करके कुछ ऐसे नाम है उनका। और वहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, याद रखिएगा दोनों नाम, गंगा प्रसाद गवर्नर और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के सीएम। नेक्स्ट है GIF जो आप भेजते हैं जिसमें आवाज़ नहीं आती, एक वीडियो टाइप का होता है छोटा सा, उसके उस प्रारूप के निर्माता का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? स्टीफन विलहाइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, स्टीफन विलहाइट नाम है। नेक्स्ट है बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी ने किया विक्टोरिया हॉल में। और विक्टोरिया हॉल कहाँ पे है? जो कि है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और ये किस लिए किया गया है? इसमें क्या है इस हॉल में, इस गैलरी में? तो 1947 से पहले जितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनके लिए एक मेमोरियल की तरह ये बनाया गया है, जिसका नाम है बिप्लोबी भारत गैलरी। कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया हॉल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है टेम्पल 360। ये मंदिर 360 नहीं है, याद रखिएगा, टेम्पल 360 ये एक वेबसाइट है जिसमें आप कहीं भी बैठे बैठे चारों धाम की यात्रा मतलब देख सकते हैं, चारों धाम। और इसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, कहीं से भी उसे लाइव देख सकते हैं। तो ये है टेम्पल 360 वेबसाइट। इसे लॉन्च किसने किया था? मीनाक्षी लेखी, जो कि हमारी मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट है, याद रखिएगा UPPCS की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन की 500 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो कर्नाटक में। याद रखिएगा ये दूसरा वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इससे पहले उड़ीसा में हुआ था। यूथ गेम और यूनिवर्सिटी गेम अलग अलग चीज़ है। 3 यूथ गेम हो चुके हैं। पहला वाला यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। दूसरा वाला यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? पुणे में। तीसरा वाला यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में। और ये बात किसकी की जा रही है? यूनिवर्सिटी गेम की। पहला वाला हुआ था उड़ीसा में, दूसरा वाला कर्नाटक में हो रहा है। और इसमें अभी एक जर्सी लॉन्च की गई है और रैप सॉन्ग लॉन्च किया गया है। किसने किया? अनुराग ठाकुर और TC गहलोत, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं कर्नाटक के। इन दोनों लोगों ने लॉन्च किया है। अब बात करें ये कब से कब तक आयोजित होगा? 24 अप्रैल से 3 मई। बिम्स्टेक समिट 2022, इसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी बिम्स्टेक समिट होती है। थीम इस बार क्या था? ये थीम से क्वेश्चन आता है, टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक हेल्दी पीपल। याद रखिएगा, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, इसमें जहाँ थीम पूछी जाती है वहाँ इंग्लिश वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्रॉस्पेरस इकोनॉमी हेल्दी पीपल। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं बिम्स्टेक में? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल। फिर से देख लीजिए, जितने भी बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्र हैं वही शामिल है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसी के लिए मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये बनाया गया था बिम्स्टेक। फिर से देश देख लीजिए, बांग्लादेश बीच में, बांग्लादेश तो है, ये मुख्यालय है ढाका में इसका बिम्स्टेक का। भूटान शामिल है, नेपाल नेपाल अलग से देख लीजिए, बाद में ये शामिल हुए थे। इंडिया शामिल है, म्यांमार है, उसके बाद है श्रीलंका और थाईलैंड। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। इस बार अध्यक्षता किसने की थी? इस बार अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी और हर बार अध्यक्षता ट्रांसफर होती रहती, तो अगली अध्यक्षता किसे मिली है? थाईलैंड को। इस बार अध्यक्षता पूछा जा सकता है श्रीलंका को। और ये बना कब था? 6 जून 1997 को। पहली समिट 2004 में हुई थी, पहली समिट 2004 में हुई थी। और इस वाली समिट में नेपाल और भूटान दोनों शामिल थे, उससे पहले नेपाल भूटान नहीं थे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ये 31 मार्च को मनाया जाता है, 31 मार्च, ये डे याद रखिएगा। सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार एक समिति बनाई गई है, पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। NR नारायण मूर्ति सेबी की समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा। जो नई समिति सेबी बनाती है उसके अध्यक्ष अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इसकी अध्यक्ष एक नई बनी है जो भी अभी चर्चा में है, इनका नाम है माधवीपुरी बुच। ये 10th नंबर की अध्यक्ष है, सेबी की 10th नंबर की अध्यक्ष है। इससे पहले कौन थे? अजय त्यागी। इसका नंबर पूछा जा सकता है। जब अजय त्यागी बनी थे उसके बाद भी एग्जाम में पूछे जा रहे थे इसका नंबर, कौन से नंबर के सेबी के अध्यक्ष बने हैं। तो माधवीपुरी बुच ये है 10th नंबर की। और ये पहली नॉन IAS, इससे पहले जितने बनते थे सब IAS रहते थे। और पहली महिला, फर्स्ट वुमेन अगर अध्यक्ष बनती है तो हमेशा पूछा जाता है, तो पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। एक वैधानिक निकाय बना था, वैसे तो स्थापना 1988 में ही हो गई थी, लेकिन वैधानिक इसे कब दर्जा दिया गया, स्टेटरी बॉडी कब बनी? 1992 में। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है
एक संत है जिनका नाम है श्रीमंत शंकर देव। ये चर्चा में है, इनसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य से संबंधित है। असम से संबंधित है। असम की सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है, जब ये शंकर देव थे तो इन्होंने असम से लेके पश्चिम बंगाल तक यात्रा की थी। भक्ति आंदोलन को फैलाने में इनका प्रमुख योगदान था। तो असम की गवर्नमेंट ने कहा था कि जहाँ जहाँ इन्होंने रात बिताई थी वहाँ पे वैष्णव मठ बनेगा। तो इसलिए ये चर्चा में है, शंकर देव असम से संबंधित है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार इसका थीम क्या था? थीम हमेशा पूछा जाता है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में। पहली बार वन्य जीव दिवस 2014 में बनाया गया था और ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 22 मार्च को इसी दिन साइट्स का गठन हुआ था। 22 मार्च को कब? 1973 में साइट्स का गठन हुआ था। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे वीडियो देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।